नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कृष्णनाथ जी का यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश। यात्रा वृत्तांत शुरू होने से पहले कृष्णनाथ जी का जीवन परिचय हम पढ़ लेते हैं। जन्म इनका सन 1934 वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेज़ी में कई पुस्तकों का संपादन भी इन्होंने किया। सम्मान जो इन्हें मिले हैं, लोहिया सम्मान। मृत्यु इनकी सन 2016 में होती है कृष्णनाथ की मृत्यु। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ कहें तो गहरी समझ है उनको गहरा ज्ञान है बौद्ध धर्म के विषय में। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेज़ी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर क्या करते थे ये? नागार्जुन की दर्शन और वज्र यानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया कृष्णनाथ जी ने। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उनमें शामिल थे। कहने का आशय ये है कि इनके जीवन के विविध पहलू है, ज्ञान था इनको। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा है। इतना सब कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, यानी कि लिखने की इनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। इसीलिए वे यायावर हो गए। यायावर का आशय होता है घुमक्कड़ी प्रवृत्ति वाला, एक जगह से दूसरी जगह पे भ्रमण करने वाला। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, यानी कि एक यायावरी उनकी जो थी, घुमक्कड़ प्रवृत्ति जो थी वो वैचारिक धरातल की थी, यानी कि विचारों से वे किसी भी वस्तु को लेकर के चिंतनशील बन जाते थे। और दूसरी सांसारिक अर्थ में, यानी कि सांसारिक अर्थ में का आशय ये है कि वे इस संसार में रहते हुए भी अनेक जगहों की यात्रा पर गए। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। मिथक का आशय आप समझते होंगे, भ्रांतियाँ, लोगों की धारणाएं जो होती है, जो अंधविश्वास कह सकते हैं हम, उनकी धारणा मात्र होती है किंतु ऐसा सत्य नहीं माना जाता। तो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई, यानी कि बहुत अधिक प्रभाव उसमें उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन्होंने अनेकों जगहों की यात्राएं करके और अपने अनुभवों को बड़े प्रभावशाली तरीके से शब्दबद्ध करना प्रारंभ कर दिया, शब्दों का रूप देना प्रारंभ किया। तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा में भी अनूठी विलक्षणता आ गई, यानी कि प्रभाव उत्पन्न हो गया। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते, यानी कि सिर्फ पर्यटक बनकर के कहीं किसी स्थान की यात्रा पर नहीं जाते हैं, बल्कि एक तत्ववेता यानी खोजी की भांति तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं, यानी कि उस स्थान का पूरा अध्ययन करते हैं, उसकी पूरी खोजबीन करते हैं। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि एक तत्ववेता की भांति वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं, पर वे
शुष्क अध्ययन नहीं करते, केवल नाम मात्र के लिए अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं, परत दर परत खोलते हैं उन्हें। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में इतिहास के वेग में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई है, उस जगह की होकर रह गई है, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है, यानी कि इतिहास के साथ साथ समय के बीतने के साथ साथ सिर्फ उस स्थान विशेष की होकर के रह गई। का आशय ये है कि भारत के अनेक हिस्सों के अन्य लोग जो है वो उनके विषय में अनभिज्ञ रह गए हैं, लेकिन फिर भी उनका गहरा रिश्ता है उन वस्तुओं से, उन जगहों से, किंतु फिर भी वो उसके विषय में अधिक जानकारी नहीं रख पाते हैं। ये इतिहास और समय का प्रभाव है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति, क्या लिखा है लेखक ने कि पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति, विस्मृत सी यानी कि भुला दी गई सी याद, मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो, यानी कि मानो वे पहाड़, उन पहाड़ों पर जो कुछ भी है विराजमान, जो कुछ भी विद्यमान है, मानो वो सब कुछ कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रहे हो कि वे आएँ, उन्हें देखें और उनके बारे में लिख कर उसे जनमानस के पास ले जाए, यानी कि सभी लोगों के हृदय तक उनकी इस बात को पहुँचाए। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण आदि का संसार समेटे हुए हैं, यानी कि ये सबका प्रभाव उनमें है। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा, अभी जो स्पीति में बारिश यहाँ पर यात्रा वृत्तांत है कृष्णनाथ जी का, जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप भी लेखक के साथ साथ यात्रा पर गए हैं, ऐसा आभास आपको होने लगेगा। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा, यानी कि जो लोग वहाँ की यात्रा करके आ चुके हैं, वे भी जब कृष्णनाथ का यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि वहाँ पर कुछ ऐसा था जो उनसे छूट गया था और आज वे कृष्णनाथ जी के यात्रा वृत्तांत के माध्यम से उससे रूबरू हो रहे हैं। ऐसा एहसास उन्हें होगा, उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हुई। यानी कि कहने का आशय ये है कि कृष्णनाथ जिस स्थान की यात्रा करते हैं, उस जगह की स्मृतियों को परत दर परत खोलते हुए उसका इस प्रकार से सजीव वर्णन करते हैं कि पाठक भी मानो उस स्थान की यात्रा पर लेखक के साथ ही उपस्थित हो, और जिसने यात्रा कर रखी हो वह भी यदि ये यात्रा वृत्तांत कृष्णनाथ जी की पढ़ता है तो उसे लगता है कि उसकी यात्रा पिछली तो अधूरी रह गई थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो वो देख ही नहीं पाया था, इन्हें महसूस ही नहीं कर पाया था, समझ ही नहीं पाया था, किंतु कृष्णनाथ जी के साथ आज उसकी यात्रा पूरी हुई, ऐसा आभास पाठकों को होने लगता है। तो आइए बात करते हैं अब हम यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश के विषय में। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति कहाँ है देखें, स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से क्या है, भिन्न है। यानी कि इसकी भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी है, इसकी प्राकृतिक विशेषताएं ऐसी है, जिनकी वजह से अन्य पर्वतीय इलाके जो होते हैं वहाँ से ये अलग महत्व रखता है, अलग इसका है रंग रूप। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु, भूगोल आदि का वर्णन किया है। यानी कि स्पीति की कितनी जनसंख्या है, कौन कौन सी वहाँ पर ऋतुएं होती है, कौन कौन सी वहाँ फसलें उत्पन्न की जाती है, वहाँ की जलवायु कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है वहाँ की चारों ओर की, इन सब का वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत कम मात्रा में होती है, स्पीति में न के बराबर होती है, तो वहाँ पर्यटकों का पहुँचना भी मानो स्पीति के लिए प्रसन्नता का विषय होता है। बूंदों भरा सुखद संयोग बन जाता है मानो रेगिस्तान में। आइए शुरू करते हैं हम पाठ यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का
यह योग भी आकस्मिक ही है, इनमें बहुत योगायोग नहीं है, यानी कि कोई विशेष जुड़ाव नहीं है। ऊंचे दरों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास से भी कम रहा है, इतिहास में भी कम इसका स्थान रहा है, कम इनका वर्णन रहा है। अलंघ्य भूगोल, अलंघ्य यानी कि जहाँ जिसे लांघा न जा सके, जहाँ पहुँचा न जा सके, अलंघ्य भूगोल यहाँ का इतिहास एक बड़ा कारक है। अलंघ्य भूगोल यानी कि यहाँ के इतिहास का अलग होना, इसका बिल्कुल एक अलग एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, अलंघ्य भूगोल यानी कि ये स्थान जो है अत्यंत दुर्गम स्थल है, बिल्कुल कटा हुआ स्थान है अन्य भौगोलिक क्षेत्रों से। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, संचार के साधनों में उन्नति हुई है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है। वायरलेस सेट के जरिए यानी कि वायरलेस सेट लगा करके और उसके साथ संपर्क साधा जा सकता है, और वो जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है, केलंग और काजा नामक दो स्थानों के बीच में वो वायरलेस सेट जो है मानो वो आवाज़ करता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, यानी कि इतना संपर्क ना होने के बाद भी एक दूसरे स्थानों के बादशाह और सूबेदार को ये भय रहता है कि कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है, दूसरा वाला कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वो कर भी क्या सकता है, इनकी वायरलेस सेट पर सिर्फ संदेश भेज सकता है, इसके अतिरिक्त वो उस पर और कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। वसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है, शीत में प्राय असंभव है। वसंत ऋतु होती है तब भी वहाँ आना जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर सर्दी की ऋतु हो तब तो बिल्कुल असंभव ही होता है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है, मानो उसकी कोई पहचान नहीं है लेकिन भारतीय साम्राज्य का अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो वह स्वतंत्र रही है, जब साम्राज्यों का बिखराव हुआ, टूटे बिखरे साम्राज्य खत्म हुए, तब मानो वो स्वतंत्र अस्तित्व उसका रह गया। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही, तब भी प्राय स्वायत्त यानी कि स्वतंत्र ही रही, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि कोई उस पर शासन कर ही नहीं सकता, कोई उसे अपने नियंत्रण में ले ही नहीं सकता। इसकी स्वायत्तता किसने सिरजी यानी कि रची है या निर्मित की है या बनाई है, इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, यानी कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति के कारण ही ये आज तक स्वतंत्र रही है, इस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सका, शासन नहीं कर सका। तो भूगोल ने ही इसकी रक्षा की है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है, यानी कि इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से इसका नुकसान भी होता है और इसका फ़ायदा भी होता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा बोले तो पोस्टमैन, डाकिया, संदेशवाहक, हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था, यानी कि उसकी आने जाने में ही छोटा सा बसंत जो था, यानी इतना समय लग जाता था। कहने का आशय ये कि स्पीति आने जाने में कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनपा में मैंने देखा, एक स्थान का नाम है तुपचिलिंग गोनपा। वहाँ पर क्या देखा है कि जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदसकर मतलब धंस करके आंख बंद कर चांगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। जोरावर सिंह ने जब आक्रमण किया तो वहाँ के लोग सब घर छोड़ के भागे उसके भय के कारण। उसने स्पीति को और वहाँ के विहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है, यानी कि लोगों ने किसी प्रकार कोई बदला नहीं लिया। शायद स्पीति की सुरक्षा का यही तरीका है कि वो लोग वहाँ से भाग छूटे और उससे किसी प्रकार का बदला लेने का प्रयास नहीं किया। तो हो सकता है कि स्पीति के लोग इसी प्रकार अपनी रक्षा करते हो, सुरक्षा करते हो। स्पीति में जनसंख्या कितनी है देखें, लाहौल से भी कम है। लाहौल नामक क्षेत्र से भी स्पीति की जनसंख्या कम है, आसपास के इलाके हैं ये। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। अब देखें क्षेत्रफल स्पीति का,
इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, यानी कि लाहौल का भी साथ में है इसमें, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इम्पीरियल गजेटियर क्या है ये, ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार ये क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है, यानी कि प्रति वर्ग मील में कितने लोग रहते हैं, 4 से भी कम। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। तो इस प्रकार स्पीति की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार उसकी सुरक्षा करती है, उसका नुकसान भी होता है उससे, वे अपनी सुरक्षा की क्या पद्धति अपनाते हैं, स्पीति की जनसंख्या, स्पीति का क्षेत्रफल आदि हमने सब देखा। और अब इसके आगे हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।